इंडियन नेशनलिज्म एंड इट्स वेरियस पर्सपेक्टिव हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जिसमें से मेजर 3 तरीके के पर्सपेक्टिव पूछे जाते हैं, जैसे कॉलोनियलिस्ट पर्सपेक्टिव, जिसे हम इम्पीरियलिस्ट पर्सपेक्टिव भी कहते हैं, देन नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव। आज के वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा कॉलोनियलिस्ट पर्सपेक्टिव, या इसे आप इम्पीरियलिस्ट पर्सपेक्टिव भी कह सकते हो, राइट। सो हाय गाइज, दिस इज़ दीपिका, वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आज का डिस्कशन भी आप उतने ही इंटरेस्ट और इंथ्यूजियाज़म के साथ सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे जैसा कि आप हमेशा करते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट मोर वीडियोज़, राइट। एंड प्लीज़ डू कॉमेंट, अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट करना, कि जैसा आप हमेशा कमेंट करते हो कि आज का डिस्कशन आपको कैसे लगा। एंड आपका जो फीडबैक है वो मेरे लिए एक वैल्यूएबल सजेशन भी होते हैं, जिसको मैं इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करती हूँ, राइट। सो थैंक्स फॉर ऑल द सपोर्ट एंड लव गाइस। इंडियन नेशनलिज्म के पर्सपेक्टिव को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हम एक छोटा सा रिकॉल करते हैं कि व्हाट इज़ नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म की सिंपल सी मीनिंग ये हो सकती है कि जो सेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन होता है, वो आइडेंटिटी जो हम किसी एक नेशन या कंट्री के साथ जोड़कर देखते हैं। जैसे कि हम अपने आप को कहते हैं वी आर प्राउड इंडियंस, तो हम इंडिया के साथ अपनी आइडेंटिटी जोड़कर देखते हैं, राइट, इंडियंस, राइट। तो जो ये सेंस ऑफ आइडेंटिटी है, और ये कई तरीके के फैक्टर से आती है, जैसे वो शेयर्ड कल्चर हो सकता है, शेयर्ड वैल्यू सिस्टम हो सकता है, या शेयर्ड रेस, लैंग्वेज, एथनिसिटी, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। इंडिया में डाइवर्सिटी है, तो इसे ही हम सबसे बड़ी अपनी स्ट्रेंथ कंसीडर करते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी हम यूनाइटेड होकर प्राउड इंडियंस के रूप में रह रहे हैं, राइट। तो नेशनलिज्म क्या है? फीलिंग ऑफ लव या फीलिंग ऑफ प्राइड, या यू कैन से दैट द लॉयलिटी एंड डिवोशन टुवर्ड आवर कंट्री या नेशन स्टेट, ओके। तो इसी नेशनलिज्म का जब एनालिसिस करते हैं तो इसके कई सारे आउटलुक निकल कर आते हैं। इस एनालिसिस को कई सारे एक्सपोनेंट डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। उनमें से एक है कॉलोनियलिस्ट पर्सपेक्टिव। सो जो आपको पता है कि इंडिया एक ब्रिटिश कॉलोनी था, तो जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैं उनका जो एनालिसिस है उसे ही कॉलोनियलिस्ट पर्सपेक्टिव बोला गया है। तो जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस रहेंगे वो इंडियन नेशनलिज्म को एक डिफरेंट तरीके से ही देखते हैं। इंडियन नेशनलिज्म को या इंडिया को जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैं वो कभी भी नेशन स्टेट नहीं मानते हैं, और इसका रीज़न है क्योंकि वो नेशनलिज्म को बहुत ही नैरो मीनिंग से डिफ़ाइन करते हैं। ब्रिटिश हिस्टोरियंस देखते हैं और ये इस चीज़ को फोकस करते हैं कि जो इंडिया है वो मल्टीपल कास्ट, क्लास, रिलीजन, एथनिसिटी, लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइडेड है। तो यहाँ पर जो आइडेंटिटी है वो अपनी कास्ट या कम्युनिटी या क्लास या यू कैन से दैट एथनिसिटी उससे बिलोंग करती है, ना कि स्टेट के लिए, ना कि कंट्री के लिए। गेटिंग इट? तो जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैं वो रिजेक्ट करते हैं कि इंडिया कभी एक नेशन स्टेट था या भविष्य में होगा। गेटिंग इट? तो कॉलोनियलिस्टिक पर्सपेक्टिव को हम डिटेल में समझने के लिए आगे चलते हैं। उससे पहले आप ये मैप में एक बार नज़र डाल सकते हो, जैसे कि आप इस बिफोर पार्टीशन ये वाला जो मैप है आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो जियोग्राफिकल लोकेशन है इंडिया की बिफोर पार्टीशन, जब पाकिस्तान भी इंडिया का पार्ट था, जब ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करती थी इंडिया, राइट। तो यहाँ पर हिस्ट्री में आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे, जैसे कि सेपरेट इलेक्टोरेट, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म, राइट, जिसमें मुस्लिम लीग ने डिमांड करी थी कि मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए, और इस पार्लियामेंट्री रिफॉर्म में से कंसीडर भी कर लिया गया था। फिर कम्युनल अवार्ड आया था, राइट। इसके बाद से डिफरेंट जो पार्टीज़ थी, इवन इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी कितनी बार डिवीज़न हुआ है, कई सारे पार्टीज़ में वो इसका डिवीज़न हुआ है। देन डिफरेंट पीपल्स थे। तो ये जितना भी स्टेजेस जो हमारा हिस्ट्री रहा है फ्रीडम स्ट्रगल की इंडियन नेशनलिज्म में, उसको ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने अपने अपने तरीके से डिफ़ाइन किया है, और ओवरऑल एक ही कंक्लूज़न निकल कर आया है कि इंडिया एक नेशन स्टेट नहीं है। नेशन की मीनिंग मैंने आपको समझा दी, जो कॉमन आइडेंटिटी, कॉमन वैल्यू सिस्टम, कॉमन जो एथनिसिटी या कॉमन रेस हो सकता है, या सेंस ऑफ लॉयलिटी हो सकती है, सेंस ऑफ प्राइड एंड डिवोशन,
राइट तो इसके बेसिस पे जो कॉलोनियलिस्ट या जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैं या इंग्लिश हिस्टोरियंस आप जिनका नाम देखेंगे, इन्होंने इस आइडिया को रिजेक्ट किया है इंडिया के कंटेक्स्ट पे। तो कुछ स्कॉलर्स का यहाँ पर नाम लेंगे। जेम्स मिल्स, जिन्होंने अपनी बुक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में जो कॉलोनियलिस्ट व्यू है इसको हाईलाइट किया था और कई सारे पॉइंट्स देते हैं कि क्यों इंडिया एक नेशन स्टेट नहीं है। फर्दर चलकर कुछ स्कॉलर्स हैं, माउंट स्टूअर्ट, एलिफेंट स्टोन, जैसे हेनरी एलियोट, फिर जॉन डाउनसन, इसके बाद से डब्ल्यू हंटर, विंसेंट स्मिथ, ये इम्पॉर्टेंट ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैं। इनके नाम ज़रूर अपने एग्ज़ाम अपने आंसर में मेंशन करना। इन सब ने इंडियन हिस्ट्री को या इंडियन नेशनलिज्म को अपने अपने तरीके से इंटरप्रिटेट किया है और ओवरऑल इंटरप्रिटेशन का यही कंक्लूज़न निकला है कि दे बेसिकली रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ इंडिया एज अ नेशन। राइट अब ये क्यों? क्योंकि इंडिया को इन्होंने डिफरेंट तरीके से डिस्क्राइब किया है, राइट इंडिया को और इसके पीपल्स को। दे सेड कि इंडिया बेसिकली क्या है, एक जियोग्राफिकल लोकेशन है, एक जियोग्राफिकल टेरिटरी है, एक जियोग्राफिकल लैंड है जिसमें जो बहुत तरीके से बहुत सारे फैक्टर्स के बेसिस पे डिवाइडेड है और यहाँ पर इस डिवीज़न के बेसिस पे डिसयूनिटी देखने को मिलती है। तो नेशनलिज्म या जो नेशनल फीलिंग है ये एग्जिस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि नेशनलिज्म की फीलिंग के लिए या नेशन स्टेट बनने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है कि जो पीपल्स हैं उस कंट्री के, उस नेशन के, उनमें यूनिटी होना। बट इंडिया में तो ऐसा है नहीं, ये कॉलोनियलिस्ट पर्सपेक्टिव कहता है, राइट। और भी बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू स्कॉलर्स के देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा है, फिर हम इसके फीचर्स देखेंगे। तो डब्ल्यू हंटर और हर्बर्ट रसले कहते हैं कि इंडिया जो एज अ कंट्री कई सारे ट्राइब्स, कई सारे कास्ट पे क्लासिफाइड है। आपको तो पता ही कि इंडिया में कास्ट सिस्टम चलता था, बहुत सारी ट्राइब्स होती थी, क्योंकि हमने जब हिस्ट्री पढ़ी है तो बहुत सारे ट्राइबल मूवमेंट्स वहाँ पर आते हैं, तब हमें पता चलता है कि अच्छा ये भी ट्राइब एग्जिस्ट करती है क्या। तो आप देखेंगे कि जो इंडिया का जो कल्चर है या इंडिया की पॉपुलेशन को जो ये ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैं ये कहते हैं कि बहुत सारे ट्राइब्स एंड कास्ट में डिवाइडेड है एंड दिस इज़ द रीज़न यहाँ पर यूनिटी कभी एग्जिस्ट नहीं करती थी और ना ही करती है, राइट। और जब यूनिटी एग्जिस्ट नहीं करती है तो नेशनलिज्म की फीलिंग जो प्राइड, डिवोशन या आइडेंटिटी की फीलिंग नहीं एग्जिस्ट करेगी। देन फर्दर जॉन स्ट्रैचे एंड जॉन सीले कहते हैं कि जो इंडिया बेसिकली ना तो कभी पास्ट में एक नेशन स्टेट था, ना कभी फ्यूचर में नेशन स्टेट बनेगा। एंड द सिंपल रीज़न इज़ दिस, जो ये क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं इंडिया के अंदर, और वो क्लासिफिकेशन वेरियस ग्राउंड्स के आधार पर है, कोई एक सिंगल ग्राउंड भी नहीं है क्लासिफिकेशन का। बहुत सारे रिलीजन, बहुत सारी लैंग्वेज के आधार पर, बहुत सारी एथनिसिटी के आधार पर, राइट, बहुत सारे क्लास के आधार पर, कास्ट के आधार पर, राइट। तो ये डिवीज़न, ये फ्रेगमेंटेशन होने की वजह से यहाँ पर ये जो कॉमन फीलिंग है, राइट, वो डेवलप ना हुई थी और ना होगी कभी। इसके बाद कुछ एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं जो गवर्नर जनरल बनकर आते हैं इंडिया में, तो उनके भी कुछ पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हैं। ये तो ब्रिटिश हिस्टोरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू हो गए, जो स्कॉलर्स थे, जैसे लॉर्ड कर्जन एंड डफरिन। इन्होंने बेसिकली इंडिया को जो बीइंग अ नेशन स्टेट, इस आइडिया को चैलेंज किया है। और जो कांग्रेस थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसका ये मानना था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पूरी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये लॉर्ड कर्जन एंड डफरिन क्या कहते थे कि जो ये कांग्रेस है ये एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है किसी भी नेशन स्टेट की या इंडिया के एज अ नेशन स्टेट, ये पर्टिकुलर क्लास के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है इंडियन नेशनल कांग्रेस, ना कि पूरी इंडिया के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। गेटिंग इट? तो हर एक जो ऑर्गेनाइजेशन था इवन इंडिया में, अकॉर्डिंग टू दीज एडमिनिस्ट्रेटर्स जस्ट लाइक लॉर्ड कर्जन एंड डफरिन, वो सारे ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, वो अपनी पर्टिकुलर क्लास या पर्टिकुलर कास्ट के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, राइट। तो इस तरीके से इंडिया को एज अ नेशन स्टेट ये लोग चैलेंज करते हैं। देन फर्दर देखा जाए तो
कि ये जो नेशनलिस्ट मूवमेंट जैसे जैसे राइज होता है इंडिया में, राइट, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जो इंडिया को एज अ नेशन स्टेट का जो आइडिया था उस पर फोकस किया जाने लगा, एसर्शन की उसको एम्फसाइज किया जाने लगा। और इसी के साथ साथ, राइट, जो कॉलोनियलिस्ट जो 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 हिस्टोरियंस थे या ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे या ब्रिटिश जो इंग्लिश हिस्टोरियंस थे, इस नेशनलिस्ट मूवमेंट या इंडिया का को एज अ नेशन स्टेट काउंटर करने के लिए आए। गेटिंग इट, कि इसकी शुरुआत कैसे हुई? जो हम ये कह रहे हैं कि जो कॉलोनियलिस्ट पर्सपेक्टिव है वो 19th सेंचुरी में जाकर मैच्योर होता है। कैसे कॉलोनियलिस्ट एनालिसिस होने लगा इंडियन नेशनलिज्म का? तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जैसे जैसे राइज होता गया, डेवलप होता गया, लोग यूनाइटेड होते गए इंडिया में, और एक जो यूनाइटेड फोर्स के रूप में उभर कर आते हैं, और जो इम्पीरियल गवर्नमेंट थी, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, उसको चैलेंज करते हैं, राइट। तो आप देखोगे, जब हिस्ट्री पढ़ोगे तो आप वेरियस मूवमेंट्स देखोगे, चाहे वो स्वदेशी मूवमेंट हो, फिर जाकर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, फिर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट देखने को मिलेगा, क्विट इंडिया मूवमेंट देखने को मिलेगा, राइट। तब जाकर कहीं 1947 में हमें फ्रीडम मिलती है। तो ये जो जर्नी रहती है नेशनलिस्ट मूवमेंट की फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, जब इसका राइज होना शुरू होता है तो स्वाभाविक सी बात है जो अथॉरिटी होगी इसको काउंटर करने की कोशिश करेगी। और इसी प्रोसेस में इंडिया का जो नेशन स्टेट का आइडिया था उसके लिए इन ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने अपना पर्सपेक्टिव प्रेजेंट किया। और इन जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे या एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, इनके लिए ज़रूरी हो गया था कि ये जो फ्रीडम स्ट्रगल की मूवमेंट जो चल रही थी, राइट, उसको जो वेव चल रही थी उसको रोका जाए, काउंटर किया जाए, तभी तो वो एग्जिस्ट रह पाएंगे, तभी तो अपनी अथॉरिटी को सेव कर पाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, इसको कमज़ोर करने के लिए यू कैन से दैट कि बहुत सारे पॉइंट आउट करना शुरू किया। उसी तरीके से उनकी जो इंटेलिजेंसिया क्लास थी, जैसे हिस्टोरियंस, दूसरे स्कॉलर्स, उन्होंने वैसे ही आइडियाज़ को पॉपुलर करना या स्प्रेड करना शुरू कर दिया। और उन्होंने क्या शुरू किया कि इंडिया का जो नेशन स्टेट का आइडिया है ना, उसको डाउनग्रेड करना, उसके अगेंस्ट में एक तरीके से जो थॉट्स थे उसको स्प्रेड करना शुरू किया कि ये जो मूवमेंट चल रहा है ना फ्रीडम स्ट्रगल का, ये सेल्फिश मेंबर के द्वारा चलाया जा रहा है, और ये सेल्फिश मेंबर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनको ये हिस्टोरियंस ने कहा है बंगाली बाबूज़, राइट। तो ये क्या कहते हैं कि ये सेल्फिश मेंबर्स हैं मिडिल क्लास फैमिली के, जिन्हें बंगाली बाबूज़ कहेंगे, ये इनके द्वारा ये आंदोलन लाया गया है। और ये अपने सेल्फ इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए इस तरीके से चीज़ें कह रहे हैं और उसका नाम दे रहे हैं, उसमें इंडियन लगा दे रहे हैं, ताकि पूरी इंडियन पीपल्स को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। पहला एलिगेशंस ये लगाते हैं। दूसरा चीज़, जो कॉलोनियलिस्ट हिस्टोरियंस हैं या ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैं, वो कहते हैं कि इंडिया बेसिकली, इंडिया के अगर समाज को देखोगे, सोसाइटी को देखोगे, कि यहाँ पे बहुत सारे एंटागोनिस्टिक रिलीजन्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि हिंदू एंड मुस्लिम, दो मेजॉरिटी रिलीजन्स आप देखेंगे कि जो फर्दर पार्टीशन ऑफ इंडिया को लेड करते हैं। तो एंटागोनिस्टिक रिलीजियस, एथनिक, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, और इन सब के होते हुए इंडिया कभी भी नेशन स्टेट नहीं बन सकता। गॉट इट? तो ये क्या कहते हैं कि नेशन स्टेट होने के लिए सबसे प्राइमरी चीज़ क्या है इनके अकॉर्डिंग? कॉमन आइडेंटिटी होना, कॉमन रिलीजन होना, कॉमन लैंग्वेज होना, राइट, कॉमन रेस होना, कॉमन कल्चर होना, ये इनकी रिक्वायरमेंट है। अगर ये प्रेजेंट नहीं है तो इस बेसिस पे क्या है, ये नेशन स्टेट नहीं है। कुछ और हम स्कॉलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं, जैसे कि कॉलोनियलिस्ट पर्सपेक्टिव की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी डीप हो। सो वैलेंटाइन चिरोल, जिनकी इंडियन अनरेस्ट एक पब्लिकेशन है जिसमें इन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्रेस किया है, ये कहते हैं कि इंडिया क्या है, एक जियोग्राफिकल एक्सप्रेशन है। जियोग्राफिकल एक्सप्रेशन के मतलब बस इंडिया क्या है, एक टेरिटरी का नाम है, कोई नेशन नहीं है। इसके इंडिया के साथ कोई फीलिंग नहीं जुड़ी हुई है, कोई नेशन नहीं है। ये जो नेशन की मीनिंग है वो फुलफिल नहीं कर रहा है।
इंडिया सिर्फ एक जियोग्राफिकल लोकेशन को एक्सप्रेस कर रहा है, ना कि नेशन को एक्सप्रेस कर रहा है। एंड देयर इज़ अ डिफरेंस, राइट। जियोग्राफिकल एक्सप्रेशन मतलब टेरिटरी या लैंड, और नेशन कब होता है, जब वो कॉमन सेम सेंस ऑफ आइडेंटिटी, कल्चर या लैंग्वेज होता तब, राइट। तो वैलेंटाइन चेरोल क्या कह रहे हैं कि इंडिया सिर्फ जियोग्राफिकल एक्सप्रेशन है, राइट। ये नेशन एक्सप्रेशन नहीं है, नेशनल एक्सप्रेशन नहीं है, राइट। इसके बाद से ये फर्दर कहते हैं कि इंडिया में इतनी सारी रेसेस हैं, राइट। इसके बाद से पीपल्स जो हैं वो कास्ट एंड क्रीड्स के बेसिस पे डिवाइडेड हैं, तो इंडिया कभी भी नेशन स्टेट के रूप में इवॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो एथनिसिटी या कास्ट या क्रीड के बेसिस पे जो डिवीज़न है, तो इसमें यूनिटी नहीं इस्टेब्लिश हो सकती है, हमेशा डिवीज़न रहेगा। तो जो लॉयल्टी रहेगी वो अपने कास्ट के प्रति रहेगी, अपने रिलीजन के प्रति रहेगी, अपनी क्रीड या एथनिसिटी के प्रति रहेगी, राइट। तो जब कंट्री के प्रति कब डेवलप होगी, उसके लिए तो स्कोप ही नहीं बचता है, अकॉर्डिंग टू वैलेंटाइन चेरोल। नेक्स्ट कहते हैं कि ये जो इंडिया है ना, ये सिर्फ जियोग्राफिक क्रिएशन है, और ये किसके द्वारा क्रिएट किया गया था, ये ब्रिटिशर्स ने क्रिएट किया था अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए। इंडिया कभी भी इवॉल्व नहीं हुआ है एज अ नेशन स्टेट, इसे आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्ट किया गया है एक जियोग्राफिक यूनिट के रूप में ब्रिटिशर्स के द्वारा, जिससे कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किया जा सके या अदर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस को सर्व किया जा सके। गेटिंग इट। नेक्स्ट एक और स्कॉलर्स की व्यू हम लेते हैं यहाँ पर। यस, विंसेंट स्मिथ, राइट। विंसेंट स्मिथ अपने एक्सप्रेस करते हैं कि इंडियंस के बीच में लैक ऑफ यूनिटी है, एंड दिस इज़ द बेसिक फंडामेंटल थिंग्स टू बिकम अ नेशन, राइट। तो विंसेंट स्मिथ कहते हैं कि जो ये लैक ऑफ यूनिटी है अमंग द इंडियंस, ये बेसिकली कभी भी इंडिया को नेशन स्टेट नहीं बनने देगी। फर्दर विंसेंट स्मिथ कहते हैं कि हो सकता है कि ब्रीफ टाइम कुछ शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ये लोग यूनाइटेड हो जाएं और यूनिटी दिखाएं इम्पीरियल रूल्स के अगेंस्ट में, राइट। लेकिन ये क्या है, ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये सस्टेन नहीं करेगा, बेसिकली ये टेम्पररी है, कुछ टाइम पीरियड के लिए है, राइट। इसके बाद से ये कहते हैं कि इंडिया में अगर देखा जाए तो हमेशा से दो म्यूचुअली रिपेलेंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहे हैं, मतलब ऐसी क्लासेस प्रेजेंट हैं, जैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, आपने फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के अगेंस्ट में एक तरीके से एंटागोनिस्टिक हैं और निगेटिव पॉजिटिव फोर्स लगा रहे हैं। तो इसी तरीके से इंडियन सोसाइटी में भी इतनी जो डाइवर्सिटी है, जो डिफरेंट क्लासेस है ना, वो क्या है, उनके बीच में कभी भी यूनिटी, हार्मनी, कोहेशन कभी भी डेवलप नहीं हो सकता। इवन कि जो हिंदू, आप जो डिफरेंट रिलीजन है उनको तो छोड़ दें, इवन अमंग द हिंदूज भी कोहेशन नहीं है, सोशल हार्मनी नहीं है, ड्यू टू कास्ट डिवीज़न, राइट। इसी तरीके से, इसी की वजह से विंसेंट स्मिथ कहते हैं कि जो इंडियंस हैं हमेशा दूसरों के जो बाहरी फोर्सेस रही हैं, चाहे वो अरब पीपल्स हों, चाहे वो जो टर्कीज़ हैं या अफ़गान्स हैं, इनके द्वारा इनको इन पर अटैक किया गया है और अपने किंगडम को स्टैब्लिश किया है। आपको याद होगा दिल्ली सल्तनत, मुग़ल सल्तनत, ये सब कैसे इस्टेब्लिश हुए थे बिफोर दिस ब्रिटिश कॉलोनियल स्टेटस। तो इंडिया पहले भी दूसरों के द्वारा मतलब इंडियंस को सब्जुगेट किया गया है, चाहे वो अरब हों, चाहे तुर्क हों, चाहे वो अफ़गान्स हों, इन्होंने इंडियंस को सब्जुगेट किया है। एंड द ओनली फैक्टर्स बिहाइंड इज़ दिस कि इंडियंस में कभी भी यूनिटी नहीं थी। ओके, अब यूनिटी क्यों नहीं हो सकती है? ड्यू टू देयर द डिवीज़न विच प्रेजेंट इन द इंडियन सोसाइटी। वो डिफरेंट लैंग्वेज, रिलीजन, कल्चर, वैल्यू सिस्टम, हर एक बेसिस पे डिवीज़न है। तो जब यूनिटी नहीं होगी तो बहुत ईजिली इंडियंस को सब्जुगेट किया जा सकता है, जैसे कि पहले पास्ट में किया गया है, राइट। तो ये कहते हैं कि इस यूनिटी को जो डिसयूनिटी प्रेजेंट है, जो लैक ऑफ यूनिटी है इंडियन सोसाइटी में, इसको ब्रिटिशर्स ने करेक्ट किया है। इंडिया को एक जियोग्राफिकल बाउंड्रीज दी है, राइट, इंडिया के नाम पर,
और इस तरीके से इंडिया को यूनाइटेड रखा है, और जैसे ही ब्रिटिश अथॉरिटी को अगर विड्रॉ करते हो तो ये फिर से बिखर जाएगा। ओके, ये विंसेंट स्मिथ ने इस चीज़ को ज़्यादा एम्फेसाइज किया है। फर्दर चलकर देखें अगर, तो स्कॉलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू आपको पता चल गए डिफरेंट, अभी आप एग्ज़ाम में लिख सकते हो। स्कॉलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू को इंक्लूड करने से आपके आंसर में वैल्यू एडिशन होती है और आपका जस्टिफिकेशन क्या होता है कि स्ट्रेंथन होता है। तो अब इतने सारे स्कॉलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू को देखने के बाद अगर हम कंक्लूड करें इसे कि जो कॉलोनियलिस्ट पर्सपेक्टिव है या इम्पीरियलिस्ट पर्सपेक्टिव है नेशनलिज्म का, वो क्या है, क्या व्यू रखता है, तो हमने ये पाया कि इस अकॉर्डिंग टू कॉलोनियलिस्ट पर्सपेक्टिव ये इस चीज़ को सपोर्ट करता है कि जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट चल रहा है ना, इसका कैरेक्टर कभी भी नेशनल नहीं हो सकता है, राइट। सो देयर इज़ अ नो पॉसिबिलिटी ऑफ अ मूवमेंट विच कुड बी कॉल्ड एज नेशनल मूवमेंट। जैसे कि इंडियंस बोल रहे थे कि ये नेशनल मूवमेंट है अपने फ्रीडम स्ट्रगल को, तो ये जो कॉलोनियलिस्ट पर्सपेक्टिव कहता है कि जो इंडिया में फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट चल रहा है, इसका जो कैरेक्टर है, जो नेचर है, वो नेशनल नहीं था, राइट। दो कि ये पूरी पैन इंडिया में फैला हुआ था, इट वॉज द रियलिटी। और आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है, इसके बाद देखोगे कि गांधीयन एरा के टाइम पे जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, देन क्विट इंडिया मूवमेंट, ये बहुत ही लार्ज स्केल में होते हैं और ऑलमोस्ट पैन इंडिया मूवमेंट होते हैं, ऑलमोस्ट, राइट। दो की कुछ एरियाज़ छूटेंगे, लेकिन ऑलमोस्ट देखा गया था कि ये बहुत एक वाइड रेंज में इन मूवमेंट्स को स्प्रेड किया गया था और एक वाइड सपोर्ट मिला था मासेस के द्वारा। बट स्टिल जो कॉलोनियलिस्ट हिस्टोरियंस हैं, ये क्वेश्चन करते हैं इफ़ेक्टिवनेस ऑफ दीज नेशनल मूवमेंट, और ये हाईलाइट करते हैं कि जब इंडिया डिवाइडेड है रिलीजन के आधार पर, राइट, कास्ट के आधार पर एंड लैंग्वेज के आधार पर, तो ये नेशनल इन कैरेक्टर कैसे हो सकता है, कैसे कोई फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट इंडिया में नेशनल कैरेक्टर ले सकता है, राइट। जब इतने सारे डिवीज़न और क्लासिफिकेशन है तो वो नेशन के प्रति लॉयल्टी कैसे शो करेंगे, नेशन के प्रति डिवोशन कैसे शुरू करेंगे। उनकी जो फंडामेंटल लॉयल्टी एंड फंडामेंटल जो डिवोशन रहेगा वो किसके प्रति रहेगा, अपने पर्टिकुलर रिलीजन के प्रति, अपने पर्टिकुलर कास्ट के प्रति एंड अपने पर्टिकुलर लैंग्वेज के प्रति। ओके, तो इस तरीके से जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैं वो कहते हैं कि इंडिया की जो पॉलिटिक्स है दैट इज़ अ कम्युनल पॉलिटिक्स इन नेचर, राइट। कम्युनल पॉलिटिक्स क्यों, और ये फर्दर इन जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैं अपने जस्टिफिकेशन को और स्ट्रेंथन करते हैं बाय गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान। आपको पता है कि जो फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान हुआ था दैट वाज द लॉजिकल आउटकम ऑफ द जो कम्युनल पॉलिटिक्स थी उसकी, जो दो डिफरेंट रिलीजन थे, हिंदू एंड मुस्लिम, उनके बीच के जो कॉन्ट्रडिक्शंस थे उनके बेसिस पे ये इंडिया का पार्टीशन हुआ था और पाकिस्तान का फॉर्मेशन हुआ था। तो ब्रिटिश हिस्टोरियंस इस एग्जाम्पल को लेते हैं टू जस्टिफाई देयर पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई हम तो कह रहे थे कि इंडिया तो कभी नेशन स्टेट नहीं होगा, ना कभी था ना कभी होगा। द रीज़न इज़ दिस कि यहाँ पे एंटागोनिस्टिक क्लासेस प्रेजेंट हैं, एंटागोनिस्टिक रिलीजन प्रेजेंट है, और जो पॉलिटिक्स का नेचर है वो कभी भी नेशनल इन कैरेक्टर हो ही नहीं सकता। हम तो ये कब से कह रहे हैं और देखिए वही हो गया, पाकिस्तान अलग एक कंट्री बन गया, इंडिया का पार्टीशन हो गया। इट इज़ जस्ट लाइक दैट ना। तो बेसिकली ये जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैं वो कहते हैं कि जो फ्रीडम स्ट्रगल है ना, दिस इज़ कम्युनल मूवमेंट, नॉट द नेशनल मूवमेंट, जैसा कि इंडियंस कह रहे थे। गेटिंग इट, इंडियंस क्या कह रहे थे कि ये नेशनल मूवमेंट है, तो ये जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस है कहते हैं कि नहीं, ये नेशनल मूवमेंट ना होकर क्या है, कम्युनल मूवमेंट है। हर एक रिलीजन अपनी लड़ाई लड़ रहा है, अपनी रिलीजन के लिए लड़ाई लड़ रहा है, अपने जो रिलीजन है उसके इंटरेस्ट को सर्व करने में, प्रोटेक्ट करने के लिए काम कर रहा है। गेटिंग इट। अब जब कोई पर्टिकुलर रिलीजन के इंटरेस्ट सर्व हो जाते हैं तो वो बस उसके टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ तक जो कॉलोनियलिस्ट पर्सपेक्टिव है उसके कुछ पॉइंट समझ में आए होंगे और स्कॉलर्स के जो डिफरेंट ओपिनियंस हैं वो भी आपको मिले होंगे।
ओके, सो अगर हम कंक्लूड करें आज का डिस्कशन तो कुछ 2-4 लाइन से कर सकते हैं कि जो कॉलोनियलिस्ट व्यू है इंडिया को नेशन स्टेट का दर्जा देने के लिए, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स इस चीज़ को हाईलाइट करते हैं कि इंडिया का जो मोमेंट है, जो नेशनल मूवमेंट था, जो फ्रीडम स्ट्रगल था, वो नैरो सेल्फ इंटरेस्ट से ड्रिवन था, जिसको ये लोग नाम देते हैं माइक्रोस्कोपिक इंग्लिश एजुकेटेड माइनॉरिटी, राइट। तो फ्रीडम स्ट्रगल जो इंडिया का था वो लेड किसके द्वारा किया गया था? ये जो माइक्रोस्कोपिक इंग्लिश एजुकेटेड माइनॉरिटी हैं इनके द्वारा, और इनके अपने नैरो सेल्फ इंटरेस्ट थे। और ये जो सेल्फ इंटरेस्ट थे ये किससे रिलेटेड थे? उनकी कम्युनिटी, उनकी कास्ट या उनकी रिलीजन से। ओके, सो कॉलोनियलिस्ट व्यू है जो इंडियन नेशन को, इंडियन नेशनलिज्म को लेकर, वो बेसिकली क्या है कि ये इस बात से डिसएग्री करते हैं या रिजेक्ट करते हैं कि इंडिया कभी नेशन स्टेट था। इस चीज़ को कम्प्लीटली रिजेक्ट करते हैं। ओके, सो फर्दर अगर इनका व्यू देखा जाए तो ये कहते हैं कि जो मिडिल, पूरे डिस्कशन में हमने क्या देखा, ये कहते हैं कि इंडियन सोसाइटी में एक मिडिल क्लास सेक्शन था, ये वो पॉपुलेशन थी, राइट, जिसने फ्रीडम स्ट्रगल को लेड किया। और बेसिकली इनके जो इंटरेस्ट थे, राइट, जो इनकी एस्पिरेशंस थी, बेसिकली वो अपनी कास्ट, अपनी लैंग्वेज या अपने रिलीजन का जो ग्रुप था उससे, उसके कंटेक्स्ट पे थी या उसके द्वारा डिफ़ाइन की हुई थी, ना कि नेशन एज अ होल के रूप में डिफ़ाइन की गई थी। तो आई होप सो कि जो नेशनलिस्ट जो कॉलोनियलिस्ट पर्सपेक्टिव है या कॉलोनियलिस्ट अप्रोच है इंडियन नेशनलिज्म को एनालिसिस करने का, वो समझ में आया होगा आपको। और ओवरऑल वी कैन से दैट कि जो पूरा कॉलोनियलिस्ट व्यू हमने देखा कि किस तरीके से डिफरेंट इन लोगों ने जस्टिफिकेशन दिए हैं कि इंडिया कभी भी नेशन स्टेट नहीं था। आप देखोगे कि कुल मिलाकर ये कहीं ना कहीं जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल था उसके बेस को वीक करना था, राइट, ताकि इंडियंस यूनाइटेड नहीं हो पाएंगे। और जो ये काउंटर अटैक चल रहा था, जो क्रिटिसाइज़ कर रहे थे ब्रिटिश एम्पायर को या कॉलोनियल रूल को, वो लोग उनके अगेंस्ट में ना जाएं, लोगों को यूनाइटेड ना होने दिया जाए। गेटिंग इट? तो आई होप यू एंजॉयड द टुडेज़ डिस्कशन एंड कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन मिली होगी आपको, या तो इस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग आपकी बड़ी होगी। तो कमेंट में बिलो कि आज का डिस्कशन आपको कैसा लगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट more videos. Thanks a lot. Keep learning, keep exploring.